Everyone, Namaste. Welcome to Microbiology with Deepti Warrior, where you can access environmental science topics from the ICSE syllabus. If you are enjoying these videos, please do hit the like button and subscribe to my channel. We have been seeing the chapter Biodiversity, which is chapter 6 from the Class 10 Environmental Science ICSE syllabus. And this is the last part of this chapter. We are on the third and the last part of this chapter. In the first part, we have seen how biodiversity is posing a risk to because of the human actions. कैसे मनुष्य के एक्शंस की वजह से बायोडाइवर्सिटी पे इतना बुरा असर आ रहा है, हमने वो देखा है. कैसे मैन को सुपर कंज्यूमर कहते हैं. फिर हमने देखा कैसे इस बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट किया जा सकता है. हाउ डू वी conserve the biodiversity? We saw in situ or on-site strategies. We also looked at the ex situ or the strategies which are away from the site. और आज के वीडियो में, इस वीडियो में हम कुछ ऐसे स्ट्रैटेजीज देखेंगे जो कि नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे ऑलरेडी एप्लीकेबल है. Such strategies which are already applicable or which are already being used in the national and the global level, we are going to talk about few such strategies in this video. आपके सिलेबस के अनुसार ये 6 संरक्षण के तरीके हैं. सो फॉर दीज 6 स्ट्रैटेजीज व्हाट आर यू एक्सपेक्टेड टू नो? नाम तो पता होना चाहिए. यू शुड बी नोइंग द नेम ऑफ द स्ट्रैटेजी एंड द ईयर इन विच इट वाज इम्प्लीमेंटेड. हर स्ट्रैटेजी को, हर एक तरीका किस साल में उसे लागू किया गया था, स्पेशली अगर वो कोई एक्ट या लॉ हो, किस साल में उसे लागू किया गया था, या अगर एग्रीमेंट हो तो किस साल में उसे साइन किया गया था. ये आपको साल जानना बहुत जरूरी है. और इसके अलावा आपको हर एक स्ट्रैटेजी के तहत क्या करते हैं, उसका, उस स्ट्रैटेजी का ऑब्जेक्टिव क्या है, उस स्ट्रैटेजी से क्या हम अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, व्हाट आर द गोल्स और द एम्स ऑफ ईच ऑफ दीज स्ट्रैटेजीज, यू शुड बी नोइंग. सो बेसिकली दीज strategies will be asked as short answer questions where you are expected to know what that strategy is all about or why that strategy is so important on the national or the international level. So we'll deal with each of these strategies one by one. Firstly, let's talk about International Union for Conservation of Nature and Natural Resources. ये जो strategy है इसे हम short form में IUCN भी कहते हैं. कहाँ से आया ये IUCN? I आता है इंटरनेशनल से, U है यूनियन का, C है कंजर्वेशन का और N है नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज. ये एक ऐसा यूनियन है या कह सकते हैं एक ऐसा संगठन है, ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे स्थापित किया था 1948 में. काफी पुराना ऑर्गेनाइजेशन है. इनफैक्ट ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना ऑर्गेनाइजेशन है जो एनवायरमेंटल इश्यूज के लिए वर्क करता है. तो इस ऑर्गेनाइजेशन को, IUCN को, it was founded in 1948 and it serves as the world's oldest and the largest environmental organization. Now what is this organization all about? ये ऑर्गेनाइजेशन करता क्या है? तो आपको इसके नाम से ही पता चल जाता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन गोल है कि नेचर को और जो भी रिसोर्सेज है हमारे नेचर में, उन रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट किया जाए. यही है उनका ऑब्जेक्टिव. दिस इज देयर ओनली एम, to protect and conserve nature and natural resources. But how do they do it? अब वो तो खुद नहीं आके कर सकते हर एक घर में या हर एक शहर में. तो वो करते क्या है? उनका काम होता है मेनली गवर्नमेंट्स के साथ. तो वो गवर्नमेंट्स को, बिजनेसेस को एडवाइस करते हैं, एक कंसल्टिंग एजेंसी की तरह काम करते हैं ताकि वो गवर्नमेंट और बिजनेसेस को ये बता सके कि क्या किया जाए, क्या ना किया जाए, ताकि जो बायोडाइवर्सिटी है वो कंजर्व कर सके. बायोडाइवर्सिटी की अखंडता को, उसकी विभिन्नता को, टू कंजर्व द इंटेग्रिटी एंड द डाइवर्सिटी ऑफ द नेचर एंड द नेचुरल रिसोर्सेज. दे advise, they act as consulting agents with governments and businesses. So basically they influence the action of the government. हर एक कंट्री का गवर्नमेंट अगर कोई बड़ा डिसीजन ले जो एनवायरमेंट पे अफेक्ट हो, तो उसके उस डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं ये इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन एंड फॉर ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज. ये इनके मेंबर्स जो हैं उसमें गवर्नमेंट्स भी हैं, उसमें एनजीओज भी हैं. एनजीओ यानी कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस भी उसके पार्ट हैं जो दूसरे कंट्रीज के गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर काम करते हैं. इनका हेडक्वार्टर्स है ग्लैंड, जो कि एक शहर है स्विट्जरलैंड में. और इसके अलावा गवर्नमेंट्स को एडवाइस देने के अलावा उनका एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है. दे हैव वन मोर इंपॉर्टेंट टास्क दैट दे डू. दे कंपाइल एंड पब्लिश a list called as Red Data Book. ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये
दुनिया भर के एनिमल्स और प्लांट्स का एक लिस्ट पब्लिश करता है जिसका नाम है रेड डेटा बुक। अभी रेड डेटा बुक इसको पहले कहते थे, अभी इसको रेड लिस्ट भी कहते हैं। इस लिस्ट में दुनिया भर के एनिमल्स और प्लांट्स का नाम लिखा गया है जो कि एंडेंजर्ड है, मतलब जो ऑलरेडी संकट में है या विपत्ति में है। अगर हम उन्हें प्रोटेक्ट ना करें तो कुछ सालों में जो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, उन जैसे और या उन प्लांट्स एंड एनिमल्स का नाम लिखा हुआ है इस रेड डेटा बुक में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज अनलेस वी नो, जब तक हमें मालूम ना हो कौन सा एनिमल या प्लांट डेंजर में है, हम उसे कंजर्व करने के स्ट्रेटेजीज ही नहीं बनाएंगे। तो रेड डेटा बुक जो है उसको सबसे पहले लॉन्च किया ही था IUCN ने, एंड वो अभी भी उस लिस्ट को पब्लिश करते हैं एवरी 5 years। लेकिन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप था उनकी तरफ से, थ्रू विच we know which are the animals, the flora and the fauna, which are endangered, which are at risk. They also set up the World Wildlife Fund। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है ये एक फंड है जो इन्होंने सेटअप किया था 1961 में, और इसके तहत वो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी रन करते हैं हैबिटेट कंजर्वेशन के लिए या किसी पर्टिकुलर एनिमल या पर्टिकुलर स्पीशीज के कंजर्वेशन के लिए। ऐसे प्रोजेक्ट्स भी रन करते हैं। तो उनका ओवरऑल काम जो है वो एक ही एम से बना है कि नेचर को कंजर्व करें और जो नेचुरल रिसोर्सेज को है उसे सस्टेनेबली यूज करें। सस्टेनेबल का मतलब मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। सस्टेनेबल मतलब जो अभी की पीढ़ी है वो भी यूज करे एक चीज को, लेकिन इतना ज्यादा ना यूज करे कि आगे की पीढ़ियों को कुछ मिले ही ना। तो यूसेज ऐसा होना चाहिए नेचुरल रिसोर्सेज का कि आगे की पीढ़ियों के लिए भी हम उस रिसोर्स को छोड़ जाएं या रख जाएं, उसे सस्टेनेबल यूज कहते हैं। तो इस ऑर्गेनाइजेशन का एक ही एम है कि नेचर को कंजर्व करो और जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन्हें सस्टेनेबली यूज करो। और ये करने के लिए वो लोग फंड करते हैं, वो लोग एडवाइस करते हैं गवर्नमेंट्स को। उन्होंने वो टाइम टाइम पे एंडेंजर्ड लिस्ट भी या रेड डेटा बुक भी रिलीज करते हैं ताकि लोगों को पता चले which species is at risk. So this is what you should be knowing about IUCN, which is International Union for Conservation of Nature and Natural Resources. The next one we have is a convention. It's called as the Ramsar Convention. कन्वेंशन जो है वो एक एग्रीमेंट होता है, जैसे एक समझौता होता है बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। तो सारे कंट्रीज के हेड्स जो होते हैं या रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं वो एक जगह पे मिलते हैं। इस केस में वो लोग रामसर शहर में मिले थे जो कि ईरान में है, इसलिए इस कन्वेंशन का नाम ही रामसर कन्वेंशन है। तो 1971 में सारे जो हेड्स थे वो रामसर में मिले थे डिस्कस करने के लिए वेटलैंड्स के बारे में। वेटलैंड्स जो होते हैं वो ऐसे एरियाज होते हैं, मार्शी एरियाज, दलदल जो होता है जहाँ पे साल के मोस्ट ऑफ द महीनों में पानी भरा रहता है, उन जगहों को वेटलैंड्स कहते हैं। या तो हमेशा पानी भरा रहता है या एटलीस्ट ड्यूरिंग द रेनी सीजन्स वो हमेशा पानी के नीचे होते हैं, ऐसे जगहों को वेटलैंड्स कहते हैं। अब ऐसे दलदलों का यूज क्या है या इंपॉर्टेंस क्या है? तो ऐसे दलदल जैसे एनवायरमेंट जो होते हैं वो इकोलॉजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज इन जगहों पे बायोडाइवर्सिटी काफी रिच है। Wetlands are of extreme importance because they provide a very rich or very diverse ecological environment. So we need to protect these wetlands. What is happening is because of urbanization, because of the increasing population, because we want more places for people to live, to build industries, we are using up all the wetlands and building structures over there. And because of that, very important ecological environments are getting lost. So that is why the Ramsar Convention was signed. ये समझौता बनाया गया था सारे देशों के बीच कि हम हर वो चीज करेंगे जो वेटलैंड्स को कंजर्व करने में हेल्प करे। तो जो भी कंट्री ये रामसर कन्वेंशन साइन करता है वो अपने कंट्री में कुछ जगहें ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं जो कि वेटलैंड्स हैं और जिनका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। अगर उनको अभी ना कंजर्व करें तो कुछ सालों में वो होंगे ही ना, वहां पे कुछ बिल्डिंगें बन जाएंगी। तो ऐसे जगहों को वो आइडेंटिफाई करते हैं और उसे कुछ क्राइटेरिया होता है, वो सब क्राइटेरिया अगर सेटिस्फाई हो तो ये कन्वेंशन जो है उसे रामसर कन्वेंशन का टैग देता है या कहता है कि ये जो वेटलैंड है ये इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का वेटलैंड है एंड वहां पे कुछ नहीं बनाया जा सकता, वहां पे लॉज बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं और उसे कंजर्व करने का हर एक चीज देखा जाता है। सो रामसर कन्वेंशन इज was signed in 1971. India has also joined it in 1982. In fact, अभी as of 2024
हमारे देश में देर आर 80 रामसर साइट्स, मतलब ऐसे वेटलैंड्स, ऐसे दलदल जो रामसर कन्वेंशन के सारे क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं। तो इस कन्वेंशन का एक ही एम है कि हम जो वेटलैंड्स हैं उनको सेव करें, उनको कंजर्व करें, उनका यूसेज जो हो वो वाइज यूसेज हो, चाहे वो इकोनॉमिकली या साइंटिफिकली या कल्चरली, इवन इफ यू आर हैविंग सम रिक्रिएशनल एक्टिविटी, अगर कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटी भी हो, वो एक्टिविटी उस वेटलैंड को हार्म ना करे। ये इस एंटायर एग्रीमेंट का या कन्वेंशन का मेन ऑब्जेक्टिव है। The third one we have is Wildlife Protection Act. It's an act which means that इसको लागू किया था इंडिया में, और ये वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट इंडियन एक्ट है. सो द अदर टू व्हाट वी स्पोक अबाउट आर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, लेकिन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इंडियन एक्ट है जिसको लागू किया था 1972 में. ये एक्ट जो है ये वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड प्लांट्स और बर्ड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था. इसके पहले भी कुछ छोटे मोटे वाइल्ड लाइफ एक्ट्स थे, लेकिन इस एक्ट के आने के बाद उन सब एक्ट्स को रद्द किया गया और इस एक्ट को हम अभी भी फॉलो करते हैं. इस एक्ट के अंडर 6 शेड्यूल है. अब ये शेड्यूल्स क्या है, वो शेड्यूल जो है वो सेक्शन की तरह है. तो इन शेड्यूल्स में या इस एक्ट में कहा जाता है कि कौन से एनिमल्स या कौन से प्लांट्स को मारना गैर कानूनी है, जिसकी वजह से आपको फाइन पड़ सकती है, या कितना फाइन हो सकता है, या आप किसी एनिमल को अगर मारेंगे तो आपको जेल भी हो सकती है, क्या पनिशमेंट है, वो सब बताया जाता है इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर. सिर्फ वही नहीं, एक्ट के अंदर उन्होंने एक वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड भी सेटअप किया. इस बोर्ड का काम है कि इंडिया एंटायर नेशन में जो भी वाइल्ड लाइफ है उसको मैनेज करे. इस बोर्ड के अंडर उन्होंने नेशनल पार्क्स खोले, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज खोली. इसके बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं अंडर कंजर्वेशन स्ट्रेटजी. तो उन्होंने सारे, ये वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड का काम है कि ये नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज, इन सबको सेटअप भी करे और उनको मैनेज भी करे. जू अथॉरिटी, सेंट्रल जू अथॉरिटी उन्होंने सेटअप किया. तो ये सब जो आता है बेसिकली एंटायर कंट्री के वाइल्ड लाइफ को मैनेज करना, प्रोटेक्ट करना, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर आता है. Under this act, we also have ban on trade or commerce in scheduled animals. मतलब जो animals या even plants, कुछ ऐसे plants या animals होते हैं जिन्हें ट्रेड करना, जिनका यूज करना, सेल करना कमर्शियल बेनिफिट के लिए, पैसों के लिए, वो बैंड है. और अगर वो किया गया, अगर किसी को पकड़ा गया तो ऑफेंस क्या है, उस ऑफेंस के लिए पनिशमेंट क्या है, ये भी बताया गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में. तो बेसिकली ये जो एक्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ इन इंडिया. ये इंडियन एक्ट है, सिर्फ इंडिया में है, जो कि वन्य जीवन को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए बनाया गया था 1972 में, और अभी भी हम ये एक्ट फॉलो करते हैं. नेक्स्ट जो है वो है एक प्रोजेक्ट कॉल्ड एज प्रोजेक्ट टाइगर. इनफैक्ट ये प्रोजेक्ट टाइगर जो है इसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर ही स्टार्ट किया था. सो दिस प्रोजेक्ट टाइगर, लाइक यू कैन सी, is a project. It was like a short-term project that was taken up in 1973 to protect the tiger population in our country. The tiger population at the start of 20th century was around 20,000 to 40,000. 20वीं सदी के शुरुआत में हमारे कंट्री में करीबन 20,000 से 40,000 बाघ होते थे या टाइगर होते थे, लेकिन अब सिर्फ 3,000 टाइगर्स है. ऑफकोर्स ये प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट करने के बाद 3,000 हुआ है, लेकिन जब 1973 में, 1970s में जब ये प्रोजेक्ट शुरू करने वाले थे तब सिर्फ 1,200 टाइगर्स थे. सो 20,000 40,000 से बिल्कुल 1,200 पे उतर आ गया था टाइगर का नंबर, बिकॉज उनका शिकार किया जाता था, उन्हें पेट्स जैसे रखते थे राजा महाराजा, तो उस वजह से उसे कम, वो बहुत कम हो गया था. लेकिन प्रोजेक्ट टाइगर के स्टार्ट होने के बाद ये नंबर काफी इंक्रीज हो चुका है. तो प्रोजेक्ट टाइगर का एम है, एक ही एम है कि बंगाल टाइगर्स को कंजर्व करे, प्रोटेक्ट करे. इसको ओपन तो किया था, इसको स्टार्ट किया था WWF, दैट इज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के सपोर्ट के साथ. सो अलोंग विथ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, this project was started in 1973 for the conservation of tigers. Because why did we go for tigers? Because India has a large population, almost 70% of world's tiger population is in India. So you should be conserving them, because अगर इंडिया में ही ना रहे तो बाकी वर्ल्ड में तो वैसे भी टाइगर्स कम ही है, बंगाल टाइगर्स कम ही है. तो
ताकि बंगाल टाइगर्स का पॉपुलेशन इंक्रीज हो, उनके नेचुरल हैबिटेट में एक अच्छा पॉपुलेशन रहे, बहुत ज्यादा भी नहीं चाहिए लेकिन एक अच्छा पॉपुलेशन रहे, हेल्दी पॉपुलेशन रहे, पॉपुलेशन जो आगे की पीढ़ियों को भी बना सके, जिसको हम एक्सटिंक्शन से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और जिनका पोचिंग, उनको उनका गैर कानूनी मारना ना हो, उन्हें मारा ना जाए, उनके स्किन के लिए ना मारा जाए, ये सब है ऑब्जेक्टिव्स अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर। इसके तहत उन्होंने बहुत सारे टाइगर रिजर्व्स भी खोले हैं। 9 टाइगर रिजर्व से शुरू किया था, अभी 53 टाइगर रिजर्व्स हैं। बेसिकली दीज आर, आपने सुना ही होगा, रणथंभौर है, सुंदरबंस है, आनामलई टाइगर रिजर्व है, पेंच टाइगर रिजर्व है। सो दीज आर ऑल टाइगर reserves are basically areas in our country where the habitat is provided for the tiger to survive and grow. So there's no poaching, the human actions or activities are less in such areas. That's why such areas are set up. Tiger reserves are set up with a core area where there's very less activity of humans, and a buffer area with a lesser degree of human activity. So similar to a biosphere reserve, we have tiger reserves also, which were started under the Project Tiger in 1973. The next one we have was also started in 1973. It is abbreviated as CITES, and the name, the full form is Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. नाम बहुत बड़ा लगता है, बहुत डिफिकल्ट लगता है, बट काफी इजी है। और भी इजी होगा अगर आप ये सिंबल याद रखें। इस सिंबल में देखिए, यहाँ पे एक एलिफेंट का टस्क है। तो ये जो कन्वेंशन है, कन्वेंशन मतलब एक समझौता, एक एग्रीमेंट। ये जो कन्वेंशन है, ये साइन किया था वॉशिंगटन डीसी में, और 1973 में इसे साइन किया था। 50 साल हो चुके हैं इसके। इस कन्वेंशन का एम था कि जो भी कंट्रीज ट्रेड कर रही हैं, जो भी कंट्रीज इंटरनेशनली ग्लोबल लेवल पे वाइल्ड एनिमल्स या प्लांट्स के प्रोडक्ट्स को ट्रेड कर रही हैं, बेच रही हैं, खरीद रही हैं, वो ट्रेड जो है वो लीगल होना चाहिए। वो ट्रेड ऐसा होना चाहिए कि वो एनिमल या प्लांट पूरी तरह से उस जगह से निकल ना जाए, बल्कि सस्टेनेबल यूज हो। ये था उनका मेन एम, टू एंश्योर दैट द ट्रेड इज लीगल एंड सस्टेनेबल एंड ट्रेसेबल। दैट वाज द होल पॉइंट ऑफ साइनिंग दिस कन्वेंशन। ये शुरू क्यों हुआ था, ये मैं आपको बताती हूँ। तो बहुत सारे कंट्रीज, स्पेशली ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी अफ्रीका में, बिकॉज अफ्रीका में पॉवर्टी काफी हद तक थी उस टाइम पे भी। देयर वाज एक्सट्रीमली पॉवर्टी स्ट्रिकन, बहुत ज्यादा पुअर लोग थे, गरीब लोग थे। और उन लोगों के लिए एक एनिमल को, टाइगर हो या राइनो हो या एलिफेंट हो, उसको मार के उसके प्रोडक्ट्स को बेचना उनके लिए एक पैसा बनाने का तरीका था। इस वजह से क्या हुआ, बहुत सारे लोग हंट करने लगे, स्पेशली एलिफेंट्स को। इसलिए यहाँ पे एक एलिफेंट टस्क भी लगाया हुआ है। तो एलिफेंट्स को मार के उसके टस्क को सेल करते थे आइवरी के लिए, और राइनो को किल करके उसके हॉर्न को अगेन लेते थे। तो इस वजह से ये एनिमल्स और प्लांट्स का नंबर कम होने लगा। ये इसीलिए, इसी वजह से इन्होंने ये कन्वेंशन शुरू किया, ये बताने के लिए कि जो ये कंट्रीज है, स्पेशली द पॉवर्टी स्ट्रिकन कंट्रीज, इन कंट्रीज से अगर कोई और कंट्री खरीद रहा है, जैसे अगर इंडिया से लोग खरीद रहे हैं यूएस में, तो there should be a convention, should be some particular laws in place so that protection is provided to the Indian wildlife, ताकि जो गरीब कंट्रीज है उनको एक्सप्लॉइट ना किया जाए, गरीब कंट्रीज के लोगों का, उनके बायोडाइवर्सिटी का भी सर्वाइवल हो, उन्हें प्रोटेक्शन मिले। इस रीजन से इस पर्टिकुलर कन्वेंशन को साइन किया गया था। तो अंडर दिस कन्वेंशन ईच नेशन इज हैविंग सर्टेन लॉज। आप बेच रहे हो तो आपको ये लॉ फॉलो करना है, अगर आप खरीद रहे हो किसी और कंट्री से तो आपको इन लॉज को फॉलो करना है। इस तरीके से इस CITES यानी कि कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा तहत बहुत सारे लॉज, बहुत सारे रूल्स दिए गए, लिस्ट दिया गया, ताकि हर स्पीशीज को प्रोटेक्शन मिले, किसी भी कंट्री को एक्सप्लॉइट ना किया जाए, पैसे वाले कंट्रीज गरीब कंट्रीज को एक्सप्लॉइट ना करे। इस वजह से इस कन्वेंशन को साइन किया गया था इन 1973। कमिंग टू आवर लास्ट कन्वेंशन, विच इज कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। तो ये तो आपको नाम से ही पता चल रहा है, इस कन्वेंशन का नाम, इस एग्रीमेंट या समझौते का नाम है कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। इसे एब्रीविएट करते हैं CBD, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। इसे साइन किया गया था 1992 में अर्थ समिट पे इन
रियो डी जेनेरो विच इज इन ब्राजील। तो वहां पे साइन किया गया था और इसका मेन गोल ये था कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करें। नाम से ही पता चल रहा है, ये जो कन्वेंशन है, ये जो एग्रीमेंट है, इसे साइन करने का पहला ऑब्जेक्टिव था कि वर्ल्ड की बायोडाइवर्सिटी को हम प्रोटेक्ट करें। दूसरा, यूज कर भी रहे हैं तो उसे सस्टेनेबली यूज करें। मैंने कहा था आपसे पहले भी, सस्टेनेबल मतलब ऐसे यूज करें कि आगे वाली पीढ़ियों के लिए भी हम उन रिसोर्सेस को रख पाए, उसे सस्टेनेबल यूज कहते हैं। इस तरीके से हमें यूज करना है। और तीसरी बात, अगर किसी रिसोर्स को हम यूज कर रहे हैं, especially between countries, now suppose there is something, some genetic resource which is in India, which is being used by US, which is being sold by US, or out of which they are making money. In that case, there should be equal sharing of benefits between India and US. ये बहुत ही रफ तरीका है बताने का, बट कुछ ऐसा मतलब आता है इसका कि जो भी बायोडाइवर्सिटी, जो भी जेनेटिक रिसोर्स हम यूज करें, उसे यूज करने वाले हर पार्टी को, हर नेशन को, हर कंट्री को, हर स्टेट को इक्वल शेयरिंग मिले बेनिफिट का, उसे वो भी एक ऑब्जेक्टिव था कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी का। तो ये वन ऑफ द बिगेस्ट एग्रीमेंट्स है या कन्वेंशन है जिसको ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज ने साइन किया था इन 1992, और इस कन्वेंशन का नाम है कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। So with that, we have completed the chapter on biodiversity. We have seen what are the different levels of biodiversity. We have seen what is the risk to biodiversity, how man is acting as a super consumer, what are the activities that impact the earth's resources, the reasons for concern, and the conservation strategies. Usually from this chapter, what they ask is the conservation strategies, or one of the 6 conventions. Also they can ask the strategies which are taken at national, international level. I have often seen in the paper they'll ask you any one of those, like they'll ask you Wildlife Protection Act, you'll have to write about it, or last time they had asked about CITES, so you'll have to write in detail about that. So each one of those strategies can be asked individually for you to elaborate. I hope this video was useful to all of you, and hope to see you in the next one as well. Bye.